पेट की क्लासें प्रॉपर चलेंगी जो है, यानी प्रैक्टिस बैच आपका। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो साइंस का सेशन हम शुरू कर दें, अपना साइंस यानी विज्ञान वाला जो पोर्शन है। जितने बच्चे नए या पुराने जुड़ रहे हैं सभी बच्चे एक बार इस वीडियो को शेयर करें, ज़ोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम पढ़ाना शुरू करते हैं। आज साइंस के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, बहुत ही मस्त प्रश्न दिए गए हैं। यानी पेट के एग्जाम को देखते हुए हम लोगों ने क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। हमारे साथ जो बच्चे जुड़ चुके हैं, हाँ चलिए, गुड मॉर्निंग सब लोग, गुड मॉर्निंग। हाँ एक बार शेयर करिए, एक बार शेयर करिए जोरदार तरीके से, तब फिर शुरू किया जाए जो है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग जो है। हाँ जुड़ चुके हैं जो बच्चे हमारे साथ लगे हैं इस समय जो है। देखिए दोस्तों, चलिए स्क्रीन पे देखिए पहला क्वेश्चन है। आवाज़ क्लियर आ रही? जरा एक बार मैसेज करें सब लोग। हाँ हाँ, अनमेश शर्मा जी आ चुके, रुचि चौहान, सभी बच्चे जुड़ना शुरू हुए। एक बार शेयर करिए जोरदार तरीके से, क्योंकि अब पेट पे हम लोगों को लगना है। यानी पेट की तैयारी के लिए अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे विज्ञान की। चलिए स्क्रीन पे पहला, कई लड़कों ने आंसर देना शुरू कर दिया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, आप लोग शेयर करते रहिएगा, क्योंकि जिससे अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा मिल जाए। आपके जो भी मित्र हैं दोस्तों उनको फ़ायदा मिले। देखिए स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। दिया गया कि साधारण जुखाम, यानी साधारण जुखाम पैदा किया जाता किसके द्वारा दोस्तों, ये प्रश्न है। तो साधारण जुखाम पैदा किया जाता है वायरस द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, या एक कोशिकीय शैवाल द्वारा। तो जुखाम जो है इसे हम लोग कहते हैं कॉमन कोल्ड के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये रिनो वायरस किसके द्वारा, रिनो वायरस या राइनो वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारी है। यानी क्या है, किस वायरस के, राइनो वायरस से। न तो बैक्टीरिया से होती है, न प्रोटोजोआ, न ही शैवाल। किसके संक्रमण से, यानी विषाणु जनित बीमारी। अगर आपको वायरस मतलब जुखाम है, आपने छींक दिया, तो यानी अगले व्यक्ति है जो आपके संपर्क में होगा या आपके सामने होगा उसको जुखाम हो जाएगा, क्योंकि राइनो या रिनो वायरस उसके अंदर एंट्री कर जाएंगे। तो यानी ये कैसी बीमारी है, तो विषाणु जनित। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए आपकी स्क्रीन पर है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि जो है पोलियो का विषाणु यानी वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है दोस्तों। यानी पोलियो का विषाणु हमारे शरीर में किस प्रकार से प्रवेश करता है। तो पहला ऑप्शन है मच्छर के काटने से, किलनी के काटने से, संदूषित खाद्य और पानी से, लार और नाक के स्राव से। तो पोलियो का वायरस जो है, पोलियो क्या है, ये विषाणु जनित बीमारी है, वायरल डिजीज है दोस्तों। और किस विषाणु के संक्रमण से, तो पोलियोमेलाइटस, इसका नाम है मेलाइटस, यानी पोलियोमेलिटस विषाणु के संक्रमण से होती है। और यह वायरस जो है दूषित भोजन और जल के माध्यम से, मतलब संक्रमित व्यक्ति से सामान्य व्यक्ति में पहुंचता है। तो यानी कहने का मतलब इसका विषाणु जो है सामान्यता कैसे, तो दूषित भोजन और पानी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में, बहुत बढ़िया प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है, ये आंसर आपको देना है। यानी पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता, केचुआ द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा, फंजाई यानी कवक के द्वारा, या दोस्तों प्रोटोजोआ के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। हाँ जरा एक बार शेयर करिए जोरदार तरीके से, इतने अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए एकदम आपके एग्जाम की दृष्टिकोण के अनुकूल बनाए गए प्रश्न हैं। तो हाँ सबका सही आंसर जा रहा है इसमें जो है, महाना अंसारी के द्वारा, सालू के द्वारा, मोना के द्वारा, गीता पांडे के द्वारा, सरिता कुमारी के द्वारा, और जो है सुशीला यादव के द्वारा। सब लोगों ने सही आंसर दिया है। यानी पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण जो है बैक्टीरिया के द्वारा, किसके द्वारा, तो यानी दोस्तों बता दें, देखिए 2 बैक्टीरिया की चर्चा होती है,
सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट में परिवर्तित करने का कार्य कौन सा जीवाणु करता है? तो इसमें मान लीजिए राइजोबियम। कौन सा है? ये दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। अरहर, चना, मटर जिनसे आप दाल प्राप्त करते हो उनकी जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया होता है? राइजोबियम। और ये क्या करता है? नाइट्रीकरण के द्वारा इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में किस क्रिया के द्वारा? नाइट्रीकरण। फिर ये नाइट्रेट को जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने का कार्य कौन सा बैक्टीरिया करता है? तो उसका नाम है स्यूडोमोनास। कौन सा है? यानी स्यूडोमोनास, यह बैक्टीरिया। यानी यही दो बैक्टीरिया मिल करके इस नाइट्रोजन का चक्रण या परिसंचरण करते हैं। एक तरफ से नाइट्रोजन यूज हो रही, दूसरी तरफ से नाइट्रोजन का उत्पादन। तो कौन से? यानी दोनों क्या है? बैक्टीरिया है, जीवाणु हैं। तो यानी वायुमंडल में या इकोसिस्टम में नाइट्रोजन का संचरण किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, चौथा, सबसे छोटा पक्षी। कह रहा कि सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? कबूतर है, तोता है, गुंजन पक्षी या घरेलू गौरैया। तो ये ऑप्शन चेंज किया गया, इसी को हमिंग बर्ड कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? हमिंग बर्ड के नाम से जाना जाता है। तो सबसे छोटा पक्षी किसे माना जाएगा? हमिंग बर्ड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कह रहा है कि शब्दनी सैरिंग्स, यानी शब्दनी या सैरिंग्स किसमें वाक्य यंत्र हैं? उभयचर यानी मेढक में, सरीसृप सांप, छिपकली, कछुआ वगैरह में, पक्षियों में या स्तनियों में। तो स्तनधारियों में जो शब्दनी यानी इसका कार्य लैरिंग्स करते हैं। कौन करते हैं? लैरिंग्स। और जो है पक्षियों में ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो सैरिंग्स। यानी पक्षियों में जो साउंड का उत्पादन होता है, ध्वनि का उत्पादन होता है, किसके द्वारा? तो वो होता है सैरिंग्स के द्वारा। और हम लोगों में किसके द्वारा? लैरिंग्स के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? जब आप एक्साइट होते हैं तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा किस हार्मोन का स्रावण होता है दोस्तों? ऑप्शन दे रहा है कॉर्टिसोल, सीरोटिन, एड्रेनालिन या एस्ट्रोजन। तो क्या राइट आंसर होगा इसका? यानी उत्तेजना के समय जो स्रावित होने वाला एड्रेनालिन, जिसे हम लोग इमरजेंसी हार्मोन यानी आपातकालीन हार्मोन के नाम से दोस्तों जानते हैं। यानी यही हार्मोन जो है उत्तेजना के समय अधिक मात्रा में स्रावित होकर के हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो रक्तचाप को भी बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? जिसे आपातकालीन हार्मोन, लड़ो या उड़ो हार्मोन, संघर्ष तथा पलायन करो हार्मोन के नामों से जाना जाता है। किसे? एड्रेनालिन को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों, इसका आंसर अब आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, मनुष्य में सामान्य निम्न रुधिर शर्करा स्तर 100 ml रुधिर में होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि मनुष्य में जो है शर्करा का लेवल बताना सामान्य कितना होता है? 30 से 50 मिलीग्राम, 50 से 70, 80 से 100 या 120 से 140। तो जो नॉर्मल शुगर लेवल होता है कितना होना चाहिए दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट्स करके आप बताएंगे। नॉर्मल जो है ब्लड में आपका जो शुगर का लेवल कितना होना चाहिए? आप लोग अगर ब्लड टेस्ट कराए होंगे तो 80 से 120 लिखा जाता है। इस ऑप्शन के हिसाब से 80 से 100 होगा। क्या होगा? यानी राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है 8वां, इसका आंसर देना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है दोस्तों? यानी कौन सा ऐसा हार्मोन है इन चारों में जिसे स्त्रीलिंग हार्मोन या स्त्री विकास हार्मोन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दे रहा है एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। जरा इसका आंसर देखते कितने बच्चे दे रहे हैं। हाँ वेरी गुड, जरा जल्दी से एक बार शेयर करिए। 500 से अधिक बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग आंसर एकदम सही देते जा रहे हैं। रुचि चौहान ने इसका आंसर दिया है ए, सभी के द्वारा दिया जा रहा है। वेरी गुड। हाँ अभी जो हमारे पास आंसर 2-3 लोगों के सामने आंसर आए, जैसे उष्मा देवी के द्वारा दिया गया है और नजमा अंसारी के द्वारा, प्रज्ञा गुप्ता के द्वारा 8 का डी आंसर दिया जा रहा है, स्टडी पॉइंट के द्वारा 8 डी, और ओम नारायण वर्मा ने दिया है। सभी बच्चे दे रहे हैं डी, अलका यानी डी। बहुत लोगों ने डी आंसर दिया। नहीं, स्त्रीलिंग हार्मोन ये जान लीजिए दोस्तों, स्त्रीलिंग या स्त्री विकास हार्मोन अगर पूछा जाए तो इसका आंसर आप बताएंगे जो है एस्ट्रोजन होगा। क्या होगा? एस्ट्रोजन।
जबकि एंड्रोजन ये क्या है, ये अलग, ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला। इंसुलिन ब्लड लेवल को कंट्रोल यानी शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, दूध स्रावण के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन को स्त्रीलिंग हार्मोन या स्त्री विकास हार्मोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दोस्तों, 9वां प्रश्न है, कह रहा है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन। तो इसका आंसर देना, हीमोग्लोबिन क्या है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हीमोग्लोबिन क्या है दोस्तों, हीम आयरन ग्लोबिन प्रोटीन होती है, एकदम सीधा सा आंसर है, यानी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की बात किया जाए तो इसमें हीम दोस्तों क्या है, आयरन होता है, और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। तो यानी हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन। करता क्या है, रुधिर को लाल रंग प्रोवाइड करता है, यानी पिगमेंट है। तो इसका राइट आंसर प्रोटीन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया दोस्तों, रुधिर वर्ग। कह रहा कि रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है। तो अगर ये चार्ट आपके पास हो तो बता दें आपको, जैसे ए दे सकता है, ले सकता है, इसको कहीं बना लीजिएगा आप। ए वाला किसे दे सकता है, तो ए वाला दे सकता है दोस्तों ए को और ए बी को ले सकता है, ए और ओ से। बी वाला दे सकता है बी और ए बी को, ले सकता है बी और ओ से। ए बी वाला दे सकता है दोस्तों ए बी को, और ले सकता है सभी से, ए से भी, बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी। ओ वाला दे सकता है सभी को, ए बी और ओ, ले सकता है केवल ओ से। अब क्लियर हो गया आपका मामला। अब कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आप बता देंगे। यानी अगर बी के बारे में बात कर रहा तो बी वाला किसे दे सकता है, बी और ए बी। अब देख लीजिए कौन सा आंसर सही होगा, डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों, ये कह रहा कि निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है। यानी सबसे मीठी शर्करा सुक्रोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपसे पूछ रहा सबसे मीठी शर्करा। तो देखिए यहाँ शर्करा से संबंधित जो 2-3 प्रश्न बनते हैं। जैसे प्रश्न आता कि सबसे मीठी शर्करा, तो सबसे मीठी शर्करा अगर पूछता है तो इसमें अगर पूछा जाए कि प्राकृतिक, अगर प्राकृतिक शब्द लगा दिया एक सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, तब तो फ्रक्टोज लगाइएगा। क्या लगाइएगा, फ्रक्टोज। और अगर सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा पूछ लिए, मानव निर्मित शर्करा पूछ लिए दोस्तों, तब आंसर आप लगाइएगा सैक्रीन। क्या लगाइएगा, सैक्रीन, जिसे शुगर फ्री शुगर कहते हैं, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से कई 100 गुना अधिक मीठी होती है। और सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा पूछेगा तो फ्रक्टोज लगाना, सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा पूछेगा सैक्रीन, किसे शुगर फ्री शुगर कहते हैं, सैक्रीन हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर, चूंकि इसमें सैक्रीन है नहीं तो क्या लगाएंगे, फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। ऑप्शन है हृदय, मस्तिष्क, यकृत या गुर्दा। इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आर्गन कौन सा होता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा अंग अगर देखा जाए तो इसमें लीवर है, जिसका भार लगभग 1500 ग्राम, मस्तिष्क 1300 से 1400 ग्राम, हृदय का 300 से 350, और दोनों किडनी का भार अगर आप ऐड करेंगे दोस्तों तो लगभग वही 340 से 360 ग्राम आएगा। तो यानी सबसे बड़ा आर्गन कौन सा है, यकृत, जिसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी वाहिस्रावी ग्रंथि भी माना जाता है। तो आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, लीवर। आगे चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है सफेद फास्फोरस। बहुत बढ़िया प्रश्न है केमिस्ट्री से। सफेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है, यानी किस में रखा जाता है। तो कह रहा कि अमोनिया में, शीतल जल में, केरोसिन में या अल्कोहल में। फास्फोरस सभी के साथ क्रिया करके दोस्तों क्या होता है, जलने लगता है। ये केवल एक पदार्थ के साथ क्रिया नहीं करता, वही आंसर आपको बताना है। तो आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट्स करिए। जो भी बच्चे इसमें बता रहे हैं, हम देख रहे हैं आपके आंसर को। इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। वेरी गुड। हाँ, जो भी आंसर आए एकदम राइट। कुछ लोगों ने गलतियां किया है। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, शीतल जल होगा। यानी फास्फोरस को हमेशा जल में डुबो करके रखा जाता है, क्योंकि जल के साथ ही कोई क्रिया नहीं करता। अगर सोडियम पूछता तो दोस्तों केरोसिन लगा दिया जाता। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 14 नंबर, कह रहा कि अम्लीय श्रवण किसकी विशिष्टता है। ये ऑप्शन है मुख गुहिका, जठर,
क्षुद्रांत या बृहदांत। तो अम्लीय श्रावण कहाँ पे होता है दोस्तों? अगर आप पढ़े होंगे, ये आपका आमाशय है। क्या है? आमाशय। इसी आमाशय में पाई जाती हैं जठर ग्रंथियां। कौन सी? जठर ग्रंथियां पाई जाती, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और इन्हीं जठर ग्रंथियों से एक रस निकलता है जिसे जठर रस कहते हैं, यानी गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। और इसी जठर रस में क्या होता है? जल होता है सबसे अधिक मात्रा में, और HCl मिल गया ना, अम्ल। यानी कहने का मतलब HCl या एसिड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो आपने बताया कि लीवर में होता है, और सॉरी लीवर करें, आमाशय में होता है। और आमाशय को किस नाम से जानते हैं? इसे जठर नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको दोस्तों कहते हैं स्टमक। तो यानी आमाशय में जो जठर रस बनता है ये किस नेचर का होता है? अम्लीय नेचर का। इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इस अम्ल का श्रावण कौन सी कोशिका है? ऑक्जेंटिक सेल करती है। कौन सी? ऑक्जेंटिक सेल करती हैं। तो ये क्लियर आंसर दोस्तों क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है दोस्तों? यानी जो एसिड रेन होती है उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? ऑप्शन दे रहा है, कार्बोनिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, या नाइट्रिक अम्ल होता है, या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो आपको बता दें एसिड रेन की बात पूछ रहा है, अम्लीय वर्षा। तो एसिड रेन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी दोस्तों गैस कौन सी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। यानी जब वर्षा का जल वायुमंडल में आता है तो सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, और यह अम्ल जब वर्षा के जल के साथ पृथ्वी पर गिरता है तो ऐसी वर्षा को हम लोग अम्लीय वर्षा या एसिड रेन या तेजाबी वर्षा के नाम से जानते हैं। और वर्तमान समय में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ पे होती है दोस्तों? नॉर्वे में होती है। और अम्लीय वर्षा के प्रभाव से फसलें जल जाती हैं, पौधों में लगे फल नष्ट हो जाते हैं। लगाते हो, यानी फ्यूज तार में क्या होना चाहिए? एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? तो दोस्तों एक फ्यूज तार में उसका गलनांक निम्न होना चाहिए और प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। भाई इसीलिए लगाया जाता है कि बिजली बढ़े तो टूट करके अलग हो जाए, गल जाएगा तो धारा का प्रवाह आगे नहीं होता है। तो यानी राइट आंसर क्या होगा? अल्प गलनांक और उच्च प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया गया, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है? यह डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, यह एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, या एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करता है दोस्तों, या वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या राइट आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा ये एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने का कार्य करता है। यानी प्रत्यावर्ती धारा को घटाने और बढ़ाने का कार्य कौन करता है? तो ट्रांसफार्मर, यानी वोल्टेज को घटाने बढ़ाने का कार्य।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 19 नंबर प्रश्न दे रहा है। क्वेश्चन 19 कह रहा है निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है, यानी विद्युत का सुचालक कौन सा होता है? रबड़ है, शुद्ध जल है, लवण जल है, बेंजीन है। तो क्या होगा, यानी विद्युत का चालक पूछ रहा है तो रबड़ में नहीं होगा, शुद्ध जल में भी नहीं होगा, लवण जल में बेंजीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी बेंजीन ना होकर के लवण जल। यानी जल में जब अशुद्धियां होती तो उसमें जो है धारा का प्रवाह होता है, तो यानी शुद्ध जल भी नहीं होता है, रबड़ भी नहीं, बेंजीन में क्या होगा, लवण जल। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है 20 कह रहा है प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी इंसुलेटर कौन सा है, यानी सबसे बढ़िया इंसुलेटर उष्मा रोधी पदार्थ कौन सा है? लकड़ी है, कपड़ा है, कांच है, कागज है। दोस्तों चारों हैं। अब इसमें सबसे बढ़िया कौन सा है ये आपको बताना। बहुत अच्छा प्रश्न है, यानी सबसे अच्छा इंसुलेटर कौन सा है तो आप बताएंगे कांच है। क्या होगा, कांच होगा। इन सब में किसी न किसी माध्यम से धारा या उष्मा का प्रवाह हो सकता, लेकिन इसमें नहीं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों प्रश्न नंबर जो है 21 है। कह रहा है कि जो है जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा हो जाता है तो झूला के दोलन की आवृत्ति पर क्या प्रभाव होता है? यानी जब खड़ा हो जाएगा तो आवर्तकाल कम हो जाता, तो उसकी कंडीशन में आवृत्ति उसकी क्या होगी, कम हो जाती या बढ़ जाती? तो दोस्तों उसकी फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ जाएगी। यानी जब कोई व्यक्ति झूला झूल रहा अचानक खड़ा होगा तो ऊपर उठेगा झूला थोड़ा सा, और जब ऊपर उठेगा तो उस कंडीशन में डोरी की लंबाई संकुचित, आवर्तकाल कम हो जाएगा, झूला क्या तेजी से गति करने लगेगा। राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है ऊर्जा की, कार्य की, संवेग की, जड़त्व की। क्या राइट आंसर होना चाहिए? न्यूटन का पहला नियम, यानी इसे कहते हैं जड़त्व का नियम कहा ही जाता है। जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। इस नियम में क्या बात बताई गई कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो हमेशा विरामावस्था में, गतिमान अवस्था में तो हमेशा गतिमान ही रहेगी, जब तक कि कोई वाह्य बल लगा करके उसकी अवस्था को परिवर्तित न कर दिया जाए। तो राइट आंसर होगा डी, जड़त्व पर। अगला क्वेश्चन है 23 आपके स्क्रीन पे। कह रहा कि पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या होगा? यानी शेविंग ब्रश होता है, उसको जब पानी से बाहर निकलते हैं तो बाल आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, प्रत्यास्था के कारण या घर्षण के कारण। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर बताना है। एक बार शेयर कर दीजिए जोरदार तरीके से फिर से आप लोग, ठीक। अभी बहुत सारे बच्चे छूटे हुए हैं, उनको भी फायदा मिल जाए। जो भी पुराने बच्चे हैं उनको ये जिम्मेदारी दी जाए कि आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए जो है। चलिए ठीक, देखते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण ऐसा होता है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण जो है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा कि बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो बाल पॉइंट पेन होता है किस पर कार्य करता है? तो ऑप्शन दे रहा श्यानता पर, बायल के नियम पर, गुरुत्वीय बल पर या पृष्ठीय तनाव पर। किस पर कार्य करता है? तो जितने बाल पॉइंट पेन उससे स्याही जो रिलीज होती है वो किसके कारण? गुरुत्वीय बल। यानी यह एक ऐसा आकर्षण बल होता है जिसके द्वारा किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर खींचा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसका आंसर क्या होगा? गुरुत्वीय बल होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि पानी के किसी द्रव्यमान को 0 से 10 सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि पानी को 0 से 10 सेंटीग्रेड ताप पे गर्म किया जाए तो क्या होगा? यानी अनुक्रमिक वृद्धि होगी, अनुक्रमिक कमी आएगी, बढ़ने के बाद कमी आएगी या घटने के बाद वृद्धि होगी। तो यानी जब पानी को 0 से 10 यानी 0 से 4 तक गर्म करते हैं तो उसका संकुचन होता है, 4 के ऊपर जाता तो प्रसारण, पहले कमी आएगी बाद में प्रसारण। राइट आंसर क्या होगा? यानी घटने के बाद वृद्धि होगी, डी आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 26 कह रहा है कि तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? कोई तरल पदार्थ अगर इसको गर्म कर दिया जाए तो इसकी डेंसिटी, घनत्व पर, इसकी अणुओं के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व कम हो जाता है, घनत्व बढ़ जाता है। हेलो, हाँ,
यानी तरल पदार्थ का घनत्व जो है गर्म करने पर क्या होता है। कोई लिक्विड है, जैसे पानी है, पानी को आप गर्म करिए दोस्तों, अगर गर्म कर देंगे तो क्या होगा, इस कंडीशन में जो है मॉलिक्यूल्स के बीच यानी अणुओं के बीच की दूरी घटेगी कि बढ़ेगी। आप ऐसे सोचिए, जब पानी को गर्म करते उबलता है तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती कि घटती है। तो जब अगर अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी तो घनत्व कम होगा कि अधिक होगा। तो जितना सघनता होगी घनत्व अधिक माना जाएगा, जितना दूरी होगी वो घनत्व क्या होगा, कम माना जाएगा। तो यानी कहने लग तरल पदार्थ को जब गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है दोस्तों, उस कंडीशन में घनत्व उसका क्या होगा, घनत्व कम होगा कि बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में उसकी डेंसिटी की बात किया जाए, अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, कम नहीं होगा। ये आंसर क्या होगा, बढ़ जाता है। यानी अगर तरल पदार्थ को गर्म करेंगे घनत्व तो क्या होगा, डेंसिटी उसके अणुओं के बीच की दूरी क्या होगी, घनत्व बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा घट जाएगा, घट जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, कम होगा। यही हम सोच रहे थे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है। बहुत बढ़िया, ये प्रश्न एकदम नया प्रश्न है। यानी विद्युत यानी कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है। इसीलिए देखिए दोस्तों, ये लगाया जाता है, आप अगर प्रेस वगैरह देखे होंगे तो इसमें होता सेल्यूलाइड है, रबड़ है, एस्बेस्टस है, अभ्रक है। देखिए इसमें एकदम राइट आंसर इसका क्या होगा, अभ्रक। आप देखेंगे प्रेस वगैरह में अभ्रक की प्लेट लगाई जाती है, उसमें पतले जो है नाइक्रोम के तारों को लपेटा जाता है। किसकी प्लेट होती है, अभ्रक। ऐसे अभ्रक की प्लेट के ऊपर पतले नाइक्रोम के तारों को लपेट करके हम लोग क्या बनाते हैं, प्रेस का निर्माण करते हैं। तो अभ्रक का मतलब क्या है, ये जो है ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक, लेकिन विद्युत का क्या है, कुचालक। उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। तो एकदम राइट आंसर इसका क्या होगा, अभ्रक। एकदम नया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा एक यूनिट है दोस्तों। किलोवाट घंटा एक यूनिट है, किसकी, ऊर्जा की है, शक्ति की है, बल की है या संवेग की। तो ऊर्जा की इकाई क्या होती है, ऐसे ऊर्जा की इकाई तो हम लोग किसमें मापन करते हैं, कैलोरी में करते हैं। जबकि विद्युत ऊर्जा का मापन किलोवाट घंटा में किया जाता है। किसमें, किलोवाट घंटा। और एक किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, एक यूनिट की होता है। शक्ति का मापन किसमें होता है दोस्तों, तो शक्ति का मापन हार्स पावर यानी किसी मशीन की शक्ति का मापन। ऐसे शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय यानी जूल प्रति सेकंड भी होता है। इसके बाद बल का मात्रक न्यूटन होता है। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणे यानी वेग, यानी इसमें क्या होगा, इसका अलग मात्रक है। तो कहने का मतलब घरेलू विद्युत ऊर्जा का मापन हम लोग किसमें करते हैं, किलोवाट घंटा में। और एक किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, एक यूनिट की होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 29। कह रहा है कि हीरे की चमक का कारण क्या होता है दोस्तों। हीरे की बात किया जाए तो हीरा अत्यधिक चमकीला दिखाई देता है। इसकी चमक का कारण क्या होता है, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश का पोलराइजेशन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगर चारों ऑप्शन की बात किया जाए तो यानी हीरे का जो है चमकना किस पर डिपेंड करता है, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। व्यतिकरण में क्या होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ध्रुवण में क्या होता है, एकत्र किया जाता है। अपवर्तन में क्या होता है, माध्यम चेंज होगा। क्या होगा इसका सही आंसर, तो यानी कहने का मतलब जो है हीरे का अत्यधिक चमकीला दिखाई देना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर डिपेंड करता है। यानी जब प्रकाश हीरा के अंदर प्रवेश करता है तो एक निश्चित आपतन कोण के लिए, ये हीरा है जैसे मान लो, इसके अंदर प्रवेश करता है तो एक निश्चित आपतन कोण के लिए जब अपवर्तन कोण का मान जहां पर 90 डिग्री हो जाता है उसी को क्रांतिक कोण कहते हैं। और क्रांतिक कोण की स्थिति में जो है अपवर्तन रुक जाता है, वहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगता है। तो कहने का मतलब हीरे का अत्यधिक चमकीला दिखाई देना या जो है कहने का मतलब जो है तारों का टिमटिमाना, ऐसी जो भी घटनाएं हैं ये किसके कारण होती हैं, यानी मरीचिका का बनना, ये सब एग्जाम्पल जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर डिपेंड है। तो इसका हीरे की चमक का कारण क्या होगा, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है निम्न में से कौन सदा उस वस्तु की छोटी छवि यानी प्रतिबिंब बनाएगा जो उसके सामने रखी जाएगी। समतल दर्पण बनाएगा, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल दर्पण। समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर ही बनता है, बनता कि नहीं बनता। यानी समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है, वस्तु के बराबर और पार्श्व उल्टा होता है। दोस्तों उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, छोटा बनता है। यानी दर्पण के पीछे बनता है, पोल्स और फोकस के बीच में बनता है। कैसा होता है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। अब यहाँ अवतल दर्पण में बता दें, अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है आभासी
ये मतलब वास्तविक भी होता है, आभासी भी होता है, इसीलिए बताया जाता है कि समानता वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा और बड़ा स्थितियों के अनुसार बनता है। इसमें भी कई स्थितियां बनती, इसमें भी कई स्थितियां बनती हैं, तो इन दोनों को आप पकड़ लीजिए, आंसर मिल जाएगा। इसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनता है और इसमें जो छोटा बनता है, यानी कहने का मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। अगला क्वेश्चन है 31, कह रहा है कि कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और खुरदरा, काला और मिश्रण, सफेद और खुरदरा, सफेद और मिश्रण। क्या होना चाहिए, यानी काला और खुरदरा होनी चाहिए, या जो है काला और मिश्रण होना चाहिए, सफेद और खुरदरा होना चाहिए, सफेद और मिश्रण। देखिए जब कोई पिंड जो है दोस्तों काला होगा, ऊपर क्या होगा, काला होगा, और अगर खुरदरा हो गया तो ये ज्यादा मात्रा में ऊष्मा को या प्रकाश को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण कब करेगा, जब वह काला और खुरदरा होगा। सफेद होगा तो नहीं करेगा, काला और मिश्रण होगा तो इसकी तुलना में कम करेगा। तो यानी राइट आंसर क्या होगा, काला और जो है खुरदरा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, शायद हो गई, बस आज जो हमारे पास जो है 31 क्वेश्चन थे। कल हम क्वेश्चन बढ़ाएंगे और आप लोग शेयर करिए एक बार जोरदार तरीके से, जिससे आपका ही लाभ होगा, आपके मित्रों का लाभ होगा दोस्तों। क्योंकि पेट जैसे भी लेखपाल का एग्जाम देखिए कल संपन्न हुआ, पेट का एग्जाम भी आपके नियत समय पर ही होगा। तो जो भी बच्चे आपके साथ हैं, जो भी आपके मित्र हैं, आपके नातेदार रिश्तेदार जो भी हैं, जो पुराने बच्चे हैं, जो नए जुड़ रहे हैं, सब लोगों की जिम्मेदारी होगी कि कल से आप लोग 11 बजे साइंस कंटिन्यू, 10 बजे से आपकी रीजनिंग चलती है, फिर 11 बजे साइंस ऐसे प्रॉपर चल रहा है। देखिए अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको आप पढ़िए एक बार वीडियो दोबारा और देखिएगा तो और समझ में आ जाएगा। कल से और अच्छा डिस्क्रिप्शन आपके सामने आएगा। तो यानी कहने लग क्वेश्चनों का जो कलेक्शन है बहुत अच्छा रहता है, इसके बार कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ही पढ़ाया जा रहा है, ना बहुत हाई ना बहुत लो, यानी जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से क्वेश्चन हम लोग कलेक्ट करके ला रहे हैं। तो चंद्रा इंस्टीट्यूट का यही प्रयास है कि अधिक से अधिक बच्चों का सिलेक्शन हो दोस्तों, यही हम लोगों का प्रयास है, यही कोचिंग का प्रयास है, यही एक अच्छे अध्यापक का प्रयास होता है कि उसके पढ़ाए बच्चे जो है अधिक से अधिक सेलेक्ट हों। ठीक है, तो ये नहीं, आपको अगर आंसर आ रहा है तो आंसर दीजिए, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, आप उससे और अधिक से अधिक मेहनत करके आगे बढ़ाइए दोस्तों। ठीक है, तो जितना मेहनत करेंगे उतने ज़्यादा जो है आपका सिलेक्शन नज़दीक होगा। तो यानी एग्जाम की डेट यानी समय बहुत कम है, तो कंटिन्यू डेली आप लोग लगे रहिए। जिसको कम आ रहा है वो हतोत्साहित ना हो। ठीक है, 2-4 दिन में आप लोग एकदम देखिएगा घोड़े की तरह दौड़ना शुरू हो जाएंगे। बस पढ़ते रहिए, ऐसे डेली जो है आप प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा, और फिर कोई टेक्स्ट बुक लेकर के उससे करते रहिएगा, श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर चंद्रा के साथ जुड़े तो आपका सिलेक्शन होना तय है। धन्यवाद। अगस्त का महीना और क्रांति ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। चंद्रा इंस्टीट्यूट ले आया है आप सभी साथियों के लिए बिल्कुल नए बैच 16 अगस्त से RO, BEO, SSC फाउंडेशन, UPP, UPSI। प्यारे साथियों, टेट, CTET, सुपर टेट, रीट लेवल फर्स्ट, मेंस, KVS, PRT, SSSB, ये सभी बैच 16 अगस्त से प्रारंभ हो रहे हैं। LT ग्रेड 1 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। GS की क्लास आपकी कंटिन्यू कर दी जाएगी पहले से। UPSSC पेट 1 सितंबर, सामान्य अध्ययन 16 अगस्त से, UGC फर्स्ट पेपर 16 अगस्त से। आप सभी साथियों को चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद एप्लीकेशन पे महा बचत ऑफर 1 अगस्त से 7 अगस्त तक 60% की भारी छूट आप सभी साथियों को मिल रहा है। चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद एप्लीकेशन पे इंस्टॉल कर लेंगे एप्लीकेशन, अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, नेम, मोबाइल नंबर, ID, पासवर्ड आप बना लेंगे स्वयं। ये मोबाइल नंबर दे दिया जा रहा है। आप चंद्रा के सभी ब्रांचेस के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नोट्स के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। साथियों, चंद्रा इंस्टीट्यूट UP TGT PGT के लिए भी आप सभी साथियों को एक मौका दे रहा है। 50% कोर्स कंप्लीट हो चुका है और 50% कोर्स आपको प्रॉपर मिल जाएगा। और अन्य सभी बैचेस जिनकी जानकारी दी गई वो बिल्कुल नए लाइव बैच 90% लाइव और 10% रिकॉर्डेड ये देता है चंद्रा इंस्टीट्यूट। सारी बातें हम आपको पहले से क्लियर कर दे रहे हैं। जिन साथियों ने पहले चंद्रा इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है आप उनसे एक बार चंद्रा इंस्टीट्यूट के बारे में पूछिए। 1-2 एग्जाम दिए हैं तो जरूर जानिए, खुद ही आप समझ पाएंगे। मैक्सिमम आपको सिलेक्टेड मिलेंगे भाई, सिलेक्टेड मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।